गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मुनेश कुमार सैनी एसएमडी विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का 12th क्लास का जो 5वां चैप्टर चल रहा है प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें एक बिंदु है, उस बिंदु को देखें। वो है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। इसको हिंदी में बोलते हैं जल विभव की अवधारणा। जल विभव की अवधारणा। इस संकल्पना को, जल विभव की अवधारणा को देने वाले यानी संकल्पना को देने वाले जो वैज्ञानिक है वो है आर.के. स्लेटियर तथा एम.ए. टायलर। इन्होंने 1960 में जल विभव की अवधारणा को समझाया, जिससे प्लांट वाटर रिलेशन को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो इस अवधारणा को समझने से पहले मैं एक बात, फिजिक्स की चर्चा करेंगे हम, कि फिजिक्स के अनुसार जो उष्मागतिकी के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार किसी भी तंत्र को या निकाय को कार्य करने के लिए उस तंत्र में मुक्त ऊष्मा पाई जाती है या मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। कोई भी तंत्र है या निकाय है, कोई सिस्टम है, उसको काम करने के लिए उसके अंदर मुक्त ऊष्मा पाई जाती है। तो वो मुक्त ऊष्मा है, उस मुक्त ऊष्मा के अनुसार ही जो पानी है, पानी विसरित होता है या प्रासरित होता है, तो पानी के अणुओं के मध्य भी मुक्त ऊष्मा पाई जाती है। तो उस फिजिक्स के नियम को यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसके अनुसार ही जल विभव की अवधारणा को पढ़ेंगे। इनके अनुसार जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल, इसके अणुओं के मध्य मुक्त ऊर्जा पाई जाती है, मुक्त ऊष्मा पाई जाती है या मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। और एक जलीय विलयन है, इसके अणुओं के मध्य में मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। देखो, शुद्ध जल है, ये भी विलायक है। क्या है? विलायक। शुद्ध जल के जो अणु होते हैं, उन अणुओं की मुक्त ऊर्जा उच्च होती है, उच्च होती है। अब इस विलायक में यानी जल प्लस विलय, हमने क्या कर दिया? जल के अंदर विलय पदार्थ मिला दिया, तो ये क्या बन गया? विलयन बन गया। अब जब विलयन बन गया तो ये जो जल के अणु है, इन जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है वो कम हो गई, मुक्त ऊर्जा कम हो गई, क्योंकि इसमें विलय पदार्थ मिला दिए। तो देखें, शुद्ध जल है, इसकी मुक्त ऊर्जा का मान उच्च होता है, जबकि किसी विलयन में उपस्थित जल के अणु हैं, उनकी मुक्त ऊर्जा का मान कम होता है। अब शुद्ध जल और विलयन, इन दोनों के मध्य ऊर्जा में अंतर है। अब जितना अंतर है उसी अंतर को क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। दोनों की मुक्त ऊर्जा के मान में जो अंतर होता है, दोनों का अंतर होता है, उसी अंतर को हम क्या कहेंगे? जल विभव कहते हैं। जल विभव कहते हैं। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा उच्च होती है और विलयन में जो जल के अणु हैं उनकी मुक्त ऊर्जा कम होती है। ये थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, उष्मागतिकी के नियमों के अनुसार है। तो जो मुक्त ऊर्जा है यहाँ उच्च है, यहाँ कम है। दोनों ऊर्जाओं में जो अंतर है उसी अंतर को क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं।
और शुद्ध जल का जल विभव उच्च होता है। शुद्ध जल का जल विभव उच्च होता है। शुद्ध जल का जल विभव उच्च होता है और इसका मान क्या होता है? वो होता है शून्य। अब आप सोचेंगे कि सर उच्च होता है फिर शून्य कैसे हो गया? जो उच्चतम मान है वो शून्य ही है, फिर इससे कम होगा वो माइनस में होगा, यानी नेगेटिव मान होगा। शुद्ध जल का जल विभव उच्च होता है, उसका मान शून्य होता है। बाकी जैसे उस जल के अंदर हम विलय पदार्थ मिलाते हैं तो जल विभव का मान फिर शून्य से माइनस में आता है, ऋणात्मक में आता है। उच्चतम जो बिंदु है वो शून्य ही है। तो शुद्ध जल का जल विभव उच्च होता है, वो कितना होता है? शून्य होता है। जब इसमें विलय पदार्थ मिला देते हैं तो जल विभव का मान फिर शून्य से भी कम हो जाता है। शून्य से कम मतलब माइनस में हो जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है शुद्ध जल का जल विभव उच्च होता है और वो भी कितना होता है? शून्य होता है। फिर जब इसमें कोई विलय पदार्थ मिला देते हैं तो इसका जल विभव का मान कम हो जाता है, वो माइनस में होता है, ऋणात्मक मान होता है। तो जो जल विभव है इसको साइन W से डिनोट करते हैं। जल विभव को साइन W से डिनोट करते हैं और साइन W का मान, साइन W बराबर साइन N प्लस साइन S प्लस साइन P होता है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जल विभव साइन W है, ये प्रतीक है इसका। साइन W है, साइन W बराबर साइन M। यहां पर साइन M है मैट्रिक्स विभव। कोशिका की जो सतह जल का अवशोषण करती है उस सतह को मैट्रिक्स कहते हैं और उस जल कोशिका की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, उसको मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। साइन S का मतलब ये होता है विलय विभव। विलय विभव, विलय पदार्थों के कारण जो विभव रहता है उसको साइन S से डिनोट करते हैं। और साइन P है, ये दाब विभव है, ये दाब विभव है। और जल विभव की जो इकाई होती है, जल विभव की जो इकाई है इसको पास्कल या वायुमंडल दाब से माना जाएगा। तो ये इसकी इकाई होती है। तो जो जल विभव की अवधारणा है, एक तो संकल्पना किसने दी ये आपको याद रखना है और फिर इसका फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है। अब जल विभव के बाद में एक इस लेसन में एक बिंदु और बच गया है जो हम इसी वीडियो में कंटिन्यू आगे जारी रखने वाले हैं। जल विभव के बाद में अगला बिंदु है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन है, इसको बोलते हैं अंतः शोषण। अंतः शोषण, ये अंतः शोषण होता क्या है? देखें, कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण अंतः शोषण कहलाता है। अंतः शोषण यानी इम्बिबिशन कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे बारिश के मौसम में अपने जो खिड़की दरवाजे हैं ये टाइट होते हैं, टाइट खुलते हैं, टाइट बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को अवशोषित करके फूल जाते हैं। तो जो लकड़ी के द्वारा जल का जो अवशोषण है उसी को इम्बिबिशन कहते हैं, अंतः शोषण कहा जाता है। इसके अलावा देखें हम, जैसे रात को चने हैं वो भिगो कर रखते हैं, चने या किसी भी बीज को आप भिगो दें, पानी में भिगो दें तो सुबह तक वो फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चने ने या किसी भी बीज ने पानी को अवशोषित कर लिया है।
तो चने की जो सतह है पानी को अवशोषित कर रही है, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे हम? इम्बिबिशन बोलेंगे। तो ये इसका महत्व है प्लांट के लिए कि जब बीज अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के समय हम बीज को जमीन में डालते हैं, फिर पानी देते हैं, तो पानी को बीज अवशोषित करता है, तो वहां पर इम्बिबिशन की क्रिया होती है। इसके अलावा खिड़की दरवाजे हैं, बारिश के मौसम में टाइट क्यों हो जाते हैं? ये अंतः शोषण के कारण हो जाता है। जब भी कोई ठोस वस्तु है, ठोस कोलाइडी पदार्थ है या किसी भी ठोस सतह है, उसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो वो अंतः शोषण या इम्बिबिशन कहलाता है। वास्तव में इसको अधिशोषण कहते हैं। वास्तव में इसका क्या नाम है? अधिशोषण है। यानी चने की सतह के किसी बीज की या किसी ठोस सतह के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है, केमिस्ट्री में इसको अधिशोषण कहते हैं और बायोलॉजी में इसको अंतःशोषण कहा जाता है। ये अंतःशोषण है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो है तापमान, बनावट, बंधुता, जल विभव का अंतर। जल विभव इस लेसन के लिए बहुत ही मोस्ट रहेगा। जो जल विभव है, इस चीज को जरूर याद रखें, जल विभव, क्योंकि जिस मीडियम में जल विभव का मान उच्च होगा तो जल के अणु हमेशा जल उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करेंगे। यानी कि जब भी कोई प्लांट सेल है उसको मीडियम में डालेंगे तो जल के अणु उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करेंगे। शुद्ध जल का जल विभव उच्च होता है, तो आप शुद्ध जल में कोशिका प्लांट सेल डाल देंगे तो जल के अणु प्लांट सेल के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि जल का जल विभव उच्च है और मीडियम में जो जल के अणु है उनका विभव कम है, तो जल विभव उच्चता से निम्नता की ओर अणुओं को गति करवाता है। ठीक है, तो जल के अणु हमेशा गति किस ओर करेंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करेंगे। तो फिजिक्स के नियमों के अनुसार भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो ये लेसन है जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें इम्बिबिशन आपको याद रखना है, जल विभव की अवधारणा आपको याद रखनी है। इससे पहले कोशिका के अंदर उत्पन्न विभिन्न दाबों को आपको याद करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी क्या होता है, डीपीडी को भूलना मत, क्योंकि डीपीडी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये अपना 5वां चैप्टर है, 12th क्लास का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। और भी कोई समस्या आपको आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।